Good morning, students, again. Can we start? Yes. Okay. So today's topic is vectors revision, which is the recent topic which we have done. तो आपको already यादों में बहुत fresh है वो topic. हमने बहुत दिन तक लिया है. Still we will quickly attempt to revise it. So I'll share the board. Yes. Here we go, students. So vectors are those quantities who have both magnitude and direction. लेकिन हमने देखा कि ये हमारी स्कूल की डेफिनेशन थी, इतनी डेफिनेशन काफी नहीं है. एंड एक्चुअली यहाँ पे और एक चीज की जरूरत पड़ती है कि फॉलो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन. फॉलो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन. वेक्टर एडिशन के लॉज फॉलो करना चाहिए, ये भी जरूरी है. वेक्टर एडिशन के लॉज फॉलो करना चाहिए, ये भी जरूरी है. ये हमने देखा था. अच्छा, कौन लोग थे जो लोग मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन है, लेकिन ये लॉज फॉलो नहीं करने की वजह से वेक्टर्स नहीं है? कौन लोग इसको सेटिस्फाई न करने की वजह से वेक्टर्स नहीं है? Pressure or current? Very good. Current, electric current is not a vector because of this reason, and pressure is also not a vector. ये दोनों स्केलर है इसी रीजन से कि वो फॉलो नहीं करते लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन. यस. देन वेक्टर्स को हमने कैसे डिनोट करना शुरू किया था? वेक्टर्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ऐसे एरो करके डिनोट करते हैं. इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट ऐसे नाम देते हैं. इनिशियल पॉइंट को टेल बोलते हैं, फाइनल पॉइंट पे एरो होता है इसलिए इसको हेड बोलते हैं. और इस वेक्टर को लिखते हैं ए बी के ऊपर ऐसा एरो, या तो ए बी के ऊपर सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन करके भी डिनोट करते हैं, या तो फिर ए बी को बोल्ड कर देते हैं एनसीईआरटी बुक के जैसा या अरिहंत के बुक के जैसा. ऐसा इसको ए बी को लेटर्स को बोल्ड करके भी वेक्टर्स को हम डिनोट करते हैं. ऐसा जरूरी नहीं है कि वेक्टर को ऐसा इनिशियल और फाइनल पॉइंट दिखाना ही चाहिए. कभी कभी हम इसको शॉर्टकट करके सिर्फ सिंगल लेटर में पी बार करके भी डिनोट कर सकते हैं. ठीक है, पी बार करके भी डिनोट कर सकते हैं. अच्छा, व्हाट अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड? तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर को यहाँ पे हम मॉड ऑफ ए बी बार करके डिनोट करेंगे, या तो सिर्फ ए बी करके डिनोट करेंगे, सिर्फ ए बी करके डिनोट करेंगे. ठीक है, तो अगर मैं पी बार करके लिख रहा हूं तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा मॉड ऑफ पी बार, मतलब सिर्फ पी. इस तरीके से हम डिनोट करते थे. फिर मैग्नीट्यूड अगर कुछ स्पेशल वैल्यू है तो कुछ स्पेशल टाइप्स आ गए थे. अगर मैग्नीट्यूड की वैल्यू जीरो है, अगर मैग्नीट्यूड की वैल्यू जीरो है तो उसे क्या कहते थे? नल वेक्टर कहते थे. मैग्नीट्यूड की वैल्यू जीरो है तो नल वेक्टर कहते थे, या तो उसको जीरो वेक्टर ऐसे भी नाम देते थे. नल वेक्टर मतलब ही जीरो वेक्टर करके नाम देते थे. और इसकी स्पेशलिटी क्या हुआ करती थी कि इसको कोई डायरेक्शन नहीं है ऐसा बोलते थे. इट इज लाइक डायरेक्शन लेस.
इसका मतलब वो स्केलर है ऐसा नहीं है, डायरेक्शनलेस इन द सेंस उसकी कोई यूनिक डायरेक्शन नहीं है। जब किसी वेक्टर को कोई लेंथ ही नहीं है तो आप उसकी डायरेक्शन क्या ही दिखाएंगे ना डायरेक्ट डायग्राम में। अब देखिए उसको आप डायरेक्शन ही नहीं दिखा सकते, तो उसको डायरेक्शन लेस कहते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था, कुछ बुक्स ऐसा कहते हैं कि इट कैन हैव एनी डायरेक्शन, और कुछ बुक्स कहते हैं कि उसको इट कैन हैव एनी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन, अपने मन चाही डायरेक्शन भी दे सकते हैं। तो इस कंफ्यूजन की वजह से ये नल वेक्टर ज्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता, इसकी ज्यादा बात नहीं की जाती है। थोड़ी बात इसलिए की जाती है क्योंकि कभी कभी फोर्सेस कैंसल होके एक दूसरे को कैंसिल करते हैं तो नल बन जाते हैं। जो चीज एक दूसरे को कैंसिल कर देती है टोटल 0 बार हो जाती है, इसलिए इस वेक्टर का नाम लिया जाता है। अच्छा, अगर मैग्नीट्यूड 1 बन गया तो ऐसे वेक्टर को क्या कहेंगे? यूनिट वेक्टर कहते थे। ऐसे वेक्टर को यूनिट वेक्टर कहते थे, और इसको डिनोट भी हमने आगे जाके देखा था कि पी कैप करके इसको डिनोट कर देते थे। जहां नल वेक्टर को 0 बार करके डिनोट कर देते, अगर कोई वेक्टर नल है तो उसको 0 बार करके डिनोट करते थे, लेकिन कोई यूनिट वेक्टर है तो उसको कैप नोटेशन से डिनोट किया करते थे। इज माई वॉइस सफिशिएंट स्टूडेंट्स? इज इट वॉइस इनफ? प्राइवेट मैसेज में अभिनव भेज रहा है कि वॉइस इज क्लियर है ना? चलो ठीक है। नाउ इसके अलावा हमने कुछ नाम लिखे थे, को इनिशियल वेक्टर्स, को टर्मिनल वेक्टर्स, को लीनियर वेक्टर्स, को प्लेनर वेक्टर्स एटसेट्रा। तो नाम से ही मीनिंग समझ में आता था। जस्ट दो उसमें से मैं आपको वापस बात करूंगा। दो जो नाम थे वो थे लाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स, मान लो दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर है ना, सेम डायरेक्शन में है तो ये हुए लाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स मतलब सेम डायरेक्शन है उनकी, सेम डायरेक्शन है, मतलब उनमें एंगल कितना है? 0 डिग्री है, एंगल उनमें 0 डिग्री है। इन्हीं को पैरेलल वेक्टर्स भी बोलते हैं। ये सब सेम ही चीज है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज पैरेलल वेक्टर्स। वेराज अगर कोई ऐसा है और ऐसा है तो दीज आर कॉल्ड एज अनलाइक वेक्टर्स। अनलाइक वेक्टर्स में एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्रीज हो जाएगा, जिसको सर्टेनली रेडियन में लिखना है तो पाई रेडियन भी बोल सकते हैं, पाई रेडियन भी बोल सकते हैं। इसको एंटी पैरेलल कहेंगे। ओके, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, like vectors and unlike vectors, parallel and anti-parallel vectors. Okay. सर, कॉन्करेंट को इनिशियल को टर्मिनल में क्या डिफरेंस है? ये इसमें से कॉन्करेंट मैंने आपको नहीं लिखाया था स्टूडेंट्स, कॉन्करेंट आपको नहीं लिखाया था मैंने। व्हाट वी हैड सीन इज को इनिशियल क्या होता है, को टर्मिनल क्या होता है। को इनिशियल वेक्टर का मतलब था सेम इनिशियल पॉइंट। तो आपको इनिशियल पॉइंट सेम है तो जब दो वेक्टर्स को इस तरीके से रखेंगे, है ना, मतलब टेल टू टेल, टेल सेम रहेगी तो उनको को इनिशियल कहेंगे। और अगर उनका टर्मिनल सेम रहा, मतलब फाइनल पॉइंट सेम रहा, मतलब अगर हेड सेम रहा, तो ऐसे वेक्टर्स को उस पोजीशन में को टर्मिनल कहें। ठीक है, तो आपको पता है हम पैरेलल शिफ्टिंग करके किसी को भी कुछ भी कहीं पे भी लेके आ सकते हैं, राइट? हेड टू हेड भी ज्वाइन कर सकते हैं, चाहो तो टेल टू टेल भी ज्वाइन कर सकते हैं, चाहो तो हेड टू टेल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जिस पोजीशन में जैसे ज्वाइन किया हुआ है उस हिसाब से आप उनको नाम देंगे। अगर किसी पोजीशन में उनका इनिशियल पॉइंट सेम है तो को इनिशियल कहेंगे, अगर कहीं पे इसका टर्मिनल पॉइंट सेम है तो को टर्मिनल कहेंगे। ओके, को टर्मिनल कहेंगे। अच्छा, कॉन्करेंट वर्ड मैंने बताया नहीं था, बिकॉज आपने पूछा है तो मैं कॉन्करेंट का मीनिंग बता देता हूँ। कॉन्करेंट लाइंस क्या हुआ करते थे स्टूडेंट्स, याद है आपको? कॉन्करेंट लाइंस ज्योमेट्री में क्या हुआ करती थी? दे ऑल हैव अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, रिमेंबर, दे ऑल हैव अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मान लो मेरे पास ये एक ऐसा वेक्टर है, ठीक है, ये एक दूसरा वेक्टर है, और ये दोनों जहां पे है, जहां पे ऐसे ये मीट करेंगे, उनके सपोर्ट्स जहां पे मीट करेंगे, मान लो कोई और एक वेक्टर का भी सपोर्ट उसी में से जा रहा है,
ठीक है, तो ये 3 वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, कॉन्करेंट कहेंगे। ठीक है, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम होना चाहिए, मतलब सपोर्ट्स का, एक्चुअली सपोर्ट मतलब क्या हुआ करता था, लाइंस, कॉन्करेंट लाइंस हुआ करती है ना, तो वो वेक्टर्स जिस लाइन के अलोंग होंगे, वो अगर लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, सब एक ही पॉइंट में से पास कर रही है, तो फिर उन वेक्टर्स को कॉन्करेंट कह देंगे। ठीक है, तो ये वर्ड्स जो है जैसे ज्योमेट्री में इसका इस्तेमाल हुआ करता था, वैसा ही इस्तेमाल यहाँ पे होगा। ठीक है, तो क्या कॉन्करेंट वेक्टर्स को को इनिशियल कहेंगे कि को टर्मिनल कहेंगे, अपनी मर्जी है स्टूडेंट्स। अभी देखो, अभी डायग्राम में ये जो है, ये 3 वेक्टर्स जो मैंने निकाले वो कॉन्करेंट है, लेकिन ना वो को इनिशियल है ना वो को टर्मिनल है, सबके इनिशियल पॉइंट्स भी अलग है और सबके टर्मिनल पॉइंट्स भी अलग है। अगर मेरी इच्छा हो तो मैं उसको पैरेलल शिफ्ट करके सबके हेड एक जगह पे भी ला सकता हूँ, तो फिर वो को टर्मिनल हो जाएंगे। अगर मैं चाहूँ तो सबके टेल एक जगह पे लेके आऊं, तो को इनिशियल हो जाएंगे। ठीक है, वो अपनी मर्जी, हम कैसे पैरेलल शिफ्टिंग करके कहा कैसे ज्वाइन करते हैं, उस हिसाब से वो हो जाए। चलो, गुड। नाउ yes, any other questions students, any other comments related to this part? फॉर्मूले आगे आएंगे, फॉर्मूला अभी नहीं लिखा है, फॉर्मूला वी विल डू आगे जा। तो इतना था इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स। इसके बाद वी वेंट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर्स पे ऑपरेशंस, ऑपरेशंस ऑन वेक्टर्स। ऐसा एग्जैक्टली हेडिंग हमने लिखा नहीं होगा तो भी चलता है, क्योंकि ऑपरेशंस का मतलब है एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो हमने अलग अलग हेडिंग लिखे थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह। एक छोटी सी बात इसमें, कैन अ वेक्टर बी मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर स्टूडेंट्स? तो यस, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन नाम की चीज हुआ करती है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। मतलब आपके पास एक वेक्टर है, मान लो पी बार, ये ऐसा वेक्टर है, और आपको बोल दिया कि पी बार का कर दो डबल, है ना, मतलब 2 इज अ स्केलर नंबर, डबल किया मतलब उसका मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा और लेंथ डायरेक्शन सेम रहेगी। किसी ने बोल दिया नहीं मुझे ट्रिपल ऑफ पी बार चाहिए, तो अभी उसकी लेंथ 3 गुना हो जाएगी, लेंथ 3 गुना हो जाएगी, इसकी लेंथ पी है तो इसकी लेंथ 2p है, तो इसकी लेंथ 3p है, ये हो गया थ्राइस पी बार। किसी ने बोला नहीं नहीं सर मुझे -1 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस पी बार चाहिए, ओके, तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी उसकी, राइट, लेंथ p ही रहेगी, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। किसी ने बोला -2p बार चाहिए, ओके, तो लेंथ भी डबल हो गई और डायरेक्शन भी उल्टी हो गई। ठीक है, लेंथ 2p रहेगी, लेंथ 2p रहेगी और डायरेक्शन बताते समय -2p बार कर देंगे। तो ये हो गया सब स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, एक वेक्टर को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, वो छोटी एक अलग से चीज बोली मैंने। फिर अगर हम वेक्टर को ही वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आता है वो आगे देखेंगे, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट के टाइम पे देखेंगे। अभी लेट अस टॉक ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन के लिए 3 रूल्स पहले ज्योमेट्रिकली देखे थे, ट्रायंगल लॉ देखा था, पैरेललोग्राम लॉ देखा था एंड पॉलीगॉन लॉ देखा था। कैसे बनती थी डायग्राम्स? ट्रायंगल लॉ में आपका हेड टू टेल जॉइन हुआ करता था, हेड टू टेल जॉइन हुआ करता था, लेकिन पैरेललोग्राम लॉ में टेल टू टेल जॉइन हुआ करता था, टेल टू टेल जॉइन हुआ करता था। अच्छा, साइड में एक इंपॉर्टेंट कमेंट बिकॉज इस डायग्राम में लगने वाली है, तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स जब हम लेते हैं तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज always measured when they are joined tail to tail। उनके डायरेक्शंस में का एंगल होता है तो उनको टेल टू टेल ज्वाइन करके उनको एंगल को मेजर करना पड़ता है।
तो पैरेललोग्राम लॉ में सीधा आपको एंगल जो है टेल टू टेल में थीटा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दिखता है, लेकिन ट्रायंगल लॉ में अंदर का होगा कि बाहर का होगा स्टूडेंट्स? एक्सटीरियर हो जाएगा, करेक्ट, क्योंकि अंदर का जो है वो तो हेड टू टेल ज्वाइन करके दिख रहा है, ठीक है। लेकिन मान लो इस सपोर्ट पे मैं पहले वेक्टर को आगे बढ़ा दूं, ओके, पैरेलल शिफ्ट करके ऐसा कर देता, तो फिर ये टेल टू टेल ज्वाइन करने जैसा हो जाता ना, इसीलिए इसको थीटा बोलते हैं, राइट, इसीलिए हम इसको थीटा बोल देते हैं, एक्सटीरियर एंगल ऑफ दैट ट्रायंगल बन जाता है। अच्छा, व्हाट इज द रिजल्टेंट? रिजल्टेंट में रेड कलर से दिखाया करता था। रिजल्टेंट का एरो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, पहले वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से दूसरे वेक्टर के फाइनल पॉइंट तक। मगर अगर मतलब मैं यहाँ पे एरोज दिखा रहा हूं, तो आर बार का एरो कहां से कहां होगा? पी बार के इनिशियल पॉइंट से क्यू बार के फाइनल पॉइंट तक। पी बार के इनिशियल पॉइंट से क्यू बार के फाइनल पॉइंट तक जो आंसर आएगा वो आंसर आर बार हुआ करता है। ये दोनों डायग्राम में होगा स्टूडेंट्स। फर्स्ट डायग्राम में ट्रायंगल बन रहा है, सेकेंड डायग्राम में क्या बन रहा है? पैरेललोग्राम बनाएंगे, और उस केस में डायगोनल रहेगा, वो कॉमन टेल से शुरू होने वाला डायगोनल जो है वो आर बार रहेगा, ठीक है। डायगोनल हुआ करता था आर बार। बाकी पी बार और क्यू बार तो सेम ही दिखाया मैंने दोनों डायग्राम में, जस्ट जॉइनिंग हम अलग तरीके से किया करते थे, जॉइनिंग हम अलग तरीके से किया करते थे। पॉलीगॉन लॉ में कैसा था स्टूडेंट्स? पॉलीगॉन लॉ में दो वेक्टर से ज्यादा वेक्टर, मतलब ट्रायंगल लॉ जैसे ही करेंगे, हेड टू टेल, इसके हेड पे दूसरे का टेल, दूसरे के हेड पे कोई तीसरे का टेल, तीसरे के हेड पे कोई चौथे का टेल, ऐसे जितने भी वेक्टर हो, दो हो, तीन, दो से ज्यादा लेंगे, तीन हो, चार हो, पांच हो, ऐसे कितने भी वेक्टर लेंगे, तो सब कुछ होने के बाद सबसे पहले वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल वेक्टर के फाइनल पॉइंट तक ऐसे डॉट 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 करके हम ज्वाइन करते थे। दिस वाज द पॉलीगॉन लॉ, ठीक है। इसके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर नाम वापस देने हैं हमको कुछ, तो यहाँ पे अगर मैं नाम दे दूँ, यहाँ पे मैंने आपको पॉइंट्स लेके नाम जनरली आसान जाते हैं, ए बी सी डी ई एफ ऐसे करके हमने पॉलीगॉन बताया था। तो फिर क्या हो जाएगा? ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर प्लस ई एफ वेक्टर, ये सब की एडिशन करनी है तो पहले पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक ए टू एफ जाने वाला वेक्टर, ये होगा आपका रिजल्टेंट। उसको रेड कलर में लिख देंगे हम, ए एफ बार, ये हुआ करता था रिजल्टेंट। ये हमने डायग्रामेटिकली देखा तीनों लॉज में वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं, ठीक है। इसके रिजल्ट का मैग्नीट्यूड कहाँ आता है किस केस में, वो हम अगले पेज पे देखेंगे। इस पेज पे डायग्राम्स कंप्लीट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। सब्ट्रैक्शन की डायग्राम कैसे होगी कि चलो मेरे पास है एक वेक्टर पी बार और दूसरा वेक्टर है मेरे पास क्यू बार, दूसरा वेक्टर है मेरे पास क्यू बार, मैं पैरेललोग्राम लॉ जैसे से बता रहा हूँ, ये क्यू बार है, ठीक है। और हमारी इच्छा है कि हमें चाहिए पी बार माइनस क्यू बार। पी बार माइनस क्यू बार को इस बार दिस टाइम वी आर गोइंग टू कॉल एज आर बार। पी बार माइनस क्यू बार को हमें बोलना है आर बार इन दिस डायग्राम। सब्ट्रैक्शन वाली डायग्राम में पी बार माइनस क्यू बार को बोलना है आर बार, तो क्या करना पड़ेगा? हमें क्यू को उल्टा करके ऐड करना पड़ेगा। माइनस क्यू बार करना मतलब ही ऐड करना है उल्टा क्यू बार। उल्टा क्यू बार कैसे होगा? उल्टा क्यू बार यहाँ पे हो जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन अपोजिट। यहाँ पे थीटा इज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ठीक है, लेकिन ये बाजू के दोनों में का एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। ये व्हाइट कलर का जो एंगल है वो 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। अच्छा, नीचे का पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, नीचे का पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे तो नीचे वाले का जो डायगोनल आएगा टेल से शुरू करके, ये रहेगा अपना रिजल्टेंट। ये रहेगा इस केस में रिजल्टेंट, जो कि पी बार माइनस क्यू बार रहेगा, ठीक है, पी बार माइनस क्यू बार रहेगा, ठीक है। चलो, नाम आपको एग्जाम में, क्वेश्चंस में, बुक्स में नाम इससे अलग भी रहेंगे,
हर बार अलग क्वेश्चन में अलग अलग अगर नाम रहेंगे तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ABCDEF नाम दिए कि XYZW नाम दिए, PQRS नाम दिए, EFGHIJKLMNOP नाम दिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, P बार Q बार दिए, P1 बार P2 बार P3 बार P4 बार दिया। नाम देने से कोई रूल बदल नहीं जाता, नाम तो अपने समझ के लिए होते हैं। डायग्राम जो है, लॉ जो है वो सेम रहेगा, इट्स एग्जैक्टली सेम। नाम आप अलग अलग दे सकते हो। तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। यहाँ पे किसी को कोई डायग्राम में कोई तकलीफ स्टूडेंट्स? एंगल सब समझ में आ रहे हैं, डायरेक्शन एरोज समझ में आ रही है, तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, ऑल क्लियर? So on the next page, we were talking about एडिशन का मैग्नीट्यूड और सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड। दोनों को मैं एक ही डायग्राम में दिखाने की हिम्मत करता हूँ। देखो अब आप लोगों को समझ आ रहा है क्या? व्हाइट कलर से मैं नीचे का माइनस क्यू बार निकाल देता हूँ, माइनस क्यू बार निकाल देते हैं। ठीक है, तो नीचे का पैरेललोग्राम अलग बन जाएगा, नीचे का पैरेललोग्राम अलग बन जाएगा स्टूडेंट्स। तो एक ये चीज है, और एक नीचे ये चीज। दोनों डायगोनल सेम रहना जरूरी नहीं है, दोनों की लेंथ अलग अलग हो सकती है। इसकी लेंथ को मैं क्या बोलूंगा? मॉड ऑफ आर बार, या आर बार को मैं यहाँ लिखू पी बार प्लस क्यू बार, मॉड ऑफ पी बार प्लस क्यू बार। और इसके मैग्नीट्यूड को लिखू मॉड ऑफ पी बार माइनस क्यू बार, मॉड ऑफ पी बार माइनस क्यू बार। आई थिंक बेटर कलर इज ब्लू, ब्लू ज्यादा बेटर दिखेगा आपको। तो नीचे वाले को मॉड ऑफ, उस नीचे वाले की लेंथ को मॉड ऑफ पी बार माइनस क्यू बार लिख देते हैं। ऊपर वाला जो है उसकी लेंथ को, ऊपर वाला जो है उसकी लेंथ को मॉड ऑफ पी बार प्लस क्यू बार ऐसे करके लिखेंगे स्टूडेंट्स, ऐसे करके लिखेंगे। क्लियर है? नाउ यस, इवन हम टोटल एंगल को अगर थीटा बोलते थे, टोटल एंगल को थीटा बोलते थे, इसके बाद में हमने ये छोटे छोटे इस एंगल को ये अल्फा बोल दिया था, और इस वाले पार्ट को बीटा बोल दिया था एंगल के केस में। ठीक है, अच्छा चलो, मैग्नीट्यूड टोटल एडिशन का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या बनता था? अंडर रूट ऑफ, प्रूफ भी किया था हमने क्लास में इसका, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ठीक है, cos थीटा, थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन द वेक्टर। जैसे भी लो आप, ट्रायंगल लॉ में लो या पैरेललोग्राम में लो, आंसर तो सेम ही आना है, थीटा सेम ही रहेगा। डायग्राम में दिखने में जगह अलग दिखे, लेकिन थीटा का मतलब है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ठीक है, यही से मैं ट्रायंगल से ज्वाइन करता तो आपको समझ आता था ना कि क्यू बार मैं किसको बोलता था? ऊपर की डायग्राम में अगर ट्रायंगल होता तो इसको क्यू बार बोलते थे, और ये फिर बाहर का एंगल जो दिखता था वो थीटा होता था। तो आप देख रहे हैं ना, दोनों डायग्राम में थीटा सेम ही है। करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से आप पैरेललोग्राम लो या ट्रायंगल लो, थीटा आपका सेम ही है। ठीक है, थीटा आपका सेम ही है, तो लॉ बदलने से कोई आंसर नहीं बदलेगा। दो लॉ, ये दो अलग तरीके हैं सेम आंसर को निकालने के, ये चीज थी। अच्छा, सब्ट्रैक्शन किया तो नीचे आंसर आ जाता है अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा। ये माइनस साइन कैसे आ गई थी स्टूडेंट्स? एंगल बदल जाता है ना, नीचे का जो एंगल है वो 180 डिग्री माइनस थीटा आ जाता है, तो कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा की वजह से। तो यही पे हमने दो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले साइड में रिवाइज किए थे, यूज करने पड़े थे हमको आगे भी, कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज एग्जैक्टली सेम एज साइन थीटा, लेकिन कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा is minus cos theta. Cos of 180 degree minus theta is minus cos theta. ठीक है,
ये दोनों फॉर्मूले का यूज करके हम कई बार 120 डिग्री, 150 डिग्री ऐसे एंगल्स की भी वैल्यूज निकाल लेते थे, ऐसे एंगल की भी वैल्यूज निकाल लेते थे इन्हीं दो फॉर्मूले का यूज करके। Okay, students? अच्छा, ये हुआ मैग्नीट्यूड के बारे में। एंगल, जो छोटे एंगल बनते हैं अल्फा बीटा, उनके बारे में क्या, उनका फॉर्मूला हमारा ऐसा टैन अल्फा का फॉर्मूला बनता था। टैन अल्फा और टैन बीटा का फॉर्मूला बनता था। टैन अल्फा फॉर्मूला में क्या लिखा था स्टूडेंट्स? टैन अल्फा फॉर्मूला में न्यूमरेटर में था, टैन अल्फा फॉर्मूला में न्यूमरेटर में था क्यू साइन थीटा, क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा, क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। और टैन बीटा में था स्टूडेंट्स, उल्टा हो जाएगा, इन द सेंस पी का क्यू, क्यू का पी, सो इट विल बी पी साइन थीटा अपॉन क्यू प्लस पी कॉस थीटा। ये ऊपर टैन अल्फा का फॉर्मूला, नीचे टैन बीटा का फॉर्मूला। नेचुरली अल्फा और बीटा मिला जुला के आपको पूरा एंगल दे देंगे थीटा। अल्फा और बीटा मिला के पूरा एंगल हो जाएगा आपका थीटा, एज यू सी इट इन द डायग्राम। Any doubts in this, students? Is it all clear? Is this clear? अच्छा, इसमें कुछ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हुआ करते थे, तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन ज्योमेट्री से भी किए थे स्टूडेंट्स, और अलजेब्रा से भी किए थे। ज्योमेट्री से भी किए थे और अलजेब्रा से भी क्वेश्चंस किए थे। Chaitanya Haribhav Godse, Chaitanya wants to repeat me to repeat something. Chaitanya, which part you want me to repeat? Which part you want me to repeat? साइन कॉस बताना है कि रूट वाला फॉर्मूला बताना है कि टैन वाला बताना है? कौन सा नहीं समझा बेटा? टैन वाला, टैन वाला पार्ट, टैन बीटा वाला। ओके, टैन अल्फा का फॉर्मूला आपको एक ही याद रखना, टैन अल्फा का फॉर्मूला याद रखना है, और उस पर से टैन बीटा निकालते हैं। कैसे निकालते हैं टैन बीटा? ऊपर के फॉर्मूला पर से नीचे का फॉर्मूला जब निकालना है तो सिंपल काम करना है, जहां P है उसको Q कर दो, जहां Q है उसको P कर दो। दैट्स इट। ऐसा क्यों हुआ करता था? बिकॉज अल्फा इज एंगल बिटवीन रिजल्टेंट विथ P बार, and beta is angle of resultant with q bar। तो दोनों में क्या बदला? दोनों में क्या बदला? अल्फा में जो p था बीटा में वो q हो गया। तो यहाँ पे भी अल्फा में जो फॉर्मूला में p था वो q हो गया। अच्छा, p का q हो गया तो नेचुरली जहां q था वहां p हो जाएगा, जहां q था वहां पे p हो जाएगा, मतलब p का q हो जाएगा, q का p हो जाएगा। Is it clear? Easy to remember? Yes. चलो, नाइस। और थीटा क्या था? चलो, इतना अल्फा बीटा को लिख लिया तो थीटा नाराज हो जाएगा, थीटा को भी लिख लेते। थीटा वाज एंगल बिटवीन पहले ओरिजिनल दो वेक्टर्स p बार एंड q बार। थीटा इज एंगल बिटवीन p बार एंड q बार। ये टैन बीटा पे वापस एक बार सवाल आ रहा है कि एक बार और बताओ। ये इसलिए आ रहा होगा स्टूडेंट्स क्योंकि बहुत से बुक्स में टैन बीटा नहीं दिया हुआ है, अपने स्टेट बोर्ड बुक में दिया हुआ है तो हमने उसकी बात की थी। तो सिंपल है, कुछ भी नहीं है, टैन अल्फा ही याद करना है आपको, नीचे का टैन बीटा आपको याद भी नहीं करना है। क्यों नहीं याद करना है? क्योंकि टैन अल्फा जिसको याद है उसी को टैन बीटा मिलेगा, मिल जाएगा, ऑटोमेटिक मिल जाएगा, याद ही नहीं करना है। क्यू के बदले पी करना है, पी के बदले क्यू रखना है, दैट्स इट। इसका हमने क्वेश्चन भी क्लास में किए हुए हैं, तो आप एक बार अपने नोट्स में वो क्वेश्चन भी रिवाइज करके देख सकते हैं।
कैसे इसका यूज करके आता है। ठीक है, ठीक, चल ये हो गया ऑल अबाउट वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर सबट्रैक्शन। वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर सबट्रैक्शन के बारे में हो गया। प्रोडक्ट पे जाते हैं। प्रोडक्ट के केस में था स्केलर प्रोडक्ट दैट इज डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट मतलब वेक्टर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट स्केलर आंसर दिया करता था, क्रॉस प्रोडक्ट हमें वेक्टर आंसर दिया करता था। डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या थी? पी बार डॉट क्यू बार, पी बार डॉट क्यू बार इज इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा, पी बार डॉट क्यू बार इज इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा। और क्रॉस प्रोडक्ट दिया करता था पी बार क्रॉस क्यू बार इज इक्वल टू पी क्यू साइन थीटा, ये उसका मैग्नीट्यूड होता था, और एन कैप करके उसकी डायरेक्शन हुआ करती थी। पी क्यू साइन थीटा ये उसका मैग्नीट्यूड हुआ करता था, और एन कैप उसकी डायरेक्शन हुआ करती थी। एन कैप कैसे देते थे? तो डायरेक्शन है तो डायग्राम का मामला आ जाएगा, डायग्राम हमें समझनी पड़ती थी। मान लो ये ऐसा कोई पी बार है और ऐसा कोई क्यू बार है, तो पी बार और क्यू बार जिस प्लेन में है उस प्लेन से परपेंडिकुलर एक प्लेन लेना पड़ता था हमको, है ना। मान लो पी बार और क्यू बार ये ऐसे इस कागज के अंदर है, पी बार और क्यू बार इस कागज के अंदर है, दे आर इन दिस प्लेन, ठीक है ना, इस प्लेन के अंदर है वो। तो इस प्लेन को ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पी से लेके क्यू की तरफ फिंगर्स क्रॉस करते थे, टर्न करते थे, तब जहां थंब आता है वो डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को एन कैप बोला करते थे। तो एक्चुअली इस डायरेक्शन में पी बार क्रॉस क्यू बार आने वाला है। आपके पी बार क्रॉस क्यू बार का आंसर इस डायरेक्शन में आने वाला है। और इन केस किसी ने उल्टा कर दिया, क्यू क्रॉस पी कर दिया, तो क्यू क्रॉस पी का आंसर नीचे आने वाला है। क्यू क्रॉस पी का आंसर नीचे आने वाला है। तो इसी पर से हमने लिख दिया था कि क्यू क्रॉस पी विल बी उल्टा निगेटिव ऑफ पी क्रॉस क्यू, क्यू क्रॉस पी विल बी निगेटिव ऑफ पी क्रॉस क्यू। यस, इस रूल को बहुत अलग अलग नाम थे, राइट हैंड थंब रूल, पाम रूल, कर्लिंग रूल, स्क्रू रूल वगैरह वगैरह, आपको अलग अलग नाम से दिखेंगे, काम सबका सेम ही है, काम सबका सेम है एग्जैक्टली exactly। तो वो कर्लिंग से हम याद रखते थे, मैं आपको कर्लिंग से बताया करता था कि ऐसे कहीं पे भी आपके ऐसे फिंगर्स ले लिए, फिंगर्स को जिस डायरेक्शन में दिया है वहां से पहले वेक्टर के डायरेक्शन से दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन पे ऐसे टर्न करते थे, ऐसे टर्न करते थे। टर्न करते समय जहां पे भी आपका थंब आ गया, जहां पे भी आपका थंब आ गया, वो आपका डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा। जहां पे भी आपका थंब आ गया वो डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा। ठीक है, अच्छा। हम्म, इसके बाद एज अ वेरी स्पेशल केस हम तीन यूनिट वेक्टर्स लेते थे स्टूडेंट्स। जनरली एक्स एक्सिस लेके, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को आई कैप बोलते हैं। वाई एक्सिस अगर इसको बोल रहा हो तो उसके डायरेक्शन में को जे कैप बोल देंगे, और अगर ऐसा बाहर जेड एक्सिस बोल रहा हो तो इसके डायरेक्शन को के कैप बोल देंगे, आई कैप, जे कैप, के कैप। ये तीनों क्या हुआ करते थे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हुआ करते थे। आई कैप इज परपेंडिकुलर टू जे कैप भी हुआ करता है, आई कैप परपेंडिकुलर टू जे कैप होगा, जे कैप परपेंडिकुलर टू के कैप भी होगा, एंड के कैप परपेंडिकुलर टू आई कैप भी होगा। तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, मतलब दिस इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर केस। ठीक है, इट्स अ 3D डायग्राम, इट्स अ 3D डायग्राम। सर वहां एन कैप कैसे आया है? एन कैप डायरेक्शन दिखाने के लिए बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट में एन कैप आया हुआ है। एन कैप ये डायरेक्शन दिखाने के लिए आया है। कोई भी वेक्टर को मैग्नीट्यूड रहता है और डायरेक्शन रहता है।
तो डायरेक्शन बताने के लिए यहाँ पे यूनिट वेक्टर से डिनोट करते हैं, इसलिए वो यूनिट वेक्टर ना, अगर मैं वो नहीं लिखता तो सिर्फ स्केलर नंबर आ जाता, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर स्केलर नहीं होता, वेक्टर होता है, मतलब कुछ तो डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी मैग्नीट्यूड के साथ, तो वो डायरेक्शन दिखाए, जैसे कि वो डायरेक्शन डायग्राम में क्या होगी, पी क्रॉस क्यू जो दिखाया उसी पे जो वन लेंथ का वेक्टर होगा वो होगा एन कैप, जो एक लेंथ का वेक्टर होगा वो एन कैप होगा, मतलब मैग्नीट्यूड भी आ गया आपका और डायरेक्शन भी आ गया, मतलब पूरा वेक्टर आ गया आपका। ठीक है, वो पूरा वेक्टर मैंने दिखाया है पी क्रॉस क्यू करके, तो उसके डायरेक्शन का ही यूनिट वेक्टर को एन कैप बोला है। एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर रहेगा नेचुरली, ये एन कैप जो है, एन कैप जो है ये परपेंडिकुलर रहेगा, एन कैप इज परपेंडिकुलर टू पी बार कॉमा क्यू बार, दोनों को वो परपेंडिकुलर रहता है, देयरफॉर आपका क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर भी बोलेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर भी परपेंडिकुलर टू पी बार भी होता है एंड परपेंडिकुलर टू क्यू बार भी होता है। पी और क्यू के प्लेन में ही सभी को परपेंडिकुलर होता है, पी और क्यू के प्लेन में जो जो रहेंगे वो सभी को, पूरे प्लेन को ही वो परपेंडिकुलर है, ग्रीन कलर से मैंने आपको एक सब प्लेन बताया, वो पूरे प्लेन को ही वो परपेंडिकुलर आता है। सर पर एन कैप वन होता है ना, एन कैप का मैग्नीट्यूड वन होता है ना, एन कैप का मैग्नीट्यूड वन होता है, डायरेक्शन दिखाने का काम नहीं करेगा क्या वो, एन कैप की लेंथ वन होती है, मतलब मैग्नीट्यूड वन होता है। क्या किसी ने ऐसा लिखा स्टेटमेंट जिसको बेसिक में एकदम कंफ्यूजन आ गया, अगले पेज पे क्लियर कर देते हैं। आप मुझे बताएंगे ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स में बताएंगे, अगर मैंने लिखा आई कैप इज इक्वल टू वन, ट्रू और फॉल्स स्टूडेंट्स, ट्रू और फॉल्स, आई कैप इज इक्वल टू वन, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स स्टेटमेंट, एकदम फॉल्स स्टेटमेंट, बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट। अगर बोला आई कैप का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वन, अब फॉल्स है कि ट्रू है, अब ट्रू स्टेटमेंट है ना, अब ट्रू स्टेटमेंट है, समझे बेटा। तो एन कैप भी है, अगर किसी का भी कैप है तो उसका मैग्नीट्यूड होगा वन, उसका मैग्नीट्यूड होगा वन। ठीक है, अगर मैंने पूछा व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ 5J कैप, 5J कैप, 5J कैप का मैग्नीट्यूड इज क्या है, अगर ये सवाल है फिल इन द ब्लैंक, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5, इसका आंसर हो जाएगा 5। मेरी बात समझ में स्टूडेंट्स, है ना, इस तरीके से। तो अगर आपको पूछा व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू साइन थीटा एन कैप, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू साइन थीटा एन कैप, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पी क्यू साइन थीटा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा पी क्यू साइन थीटा, है ना, क्योंकि एन कैप का खुद का मैग्नीट्यूड तो वन है, जैसे जे कैप का, एन कैप का, आई कैप का, के कैप का, सब जिस जिस को कैप है उसका खुद का लेंथ वन होता है, तो उसके बाजू में अगर आपने कुछ लिखा है तो उतना ही मैग्नीट्यूड उसको आएगा, उतना ही मैग्नीट्यूड। अच्छा सवाल पूछा व्हाट इज -3 के कैप का मैग्नीट्यूड, तो बताओ -3 के कैप का मैग्नीट्यूड, तो क्या क्या इसको, हाँ हाँ -3 नहीं लिखेंगे स्टूडेंट्स, -3 अगर किसी ने बोला अगर तो गलत जवाब हो जाएगा, इसका जवाब 3, क्योंकि लेंथ ये हमेशा पॉजिटिव हुआ करती है, लेंथ ये हमेशा पॉजिटिव हुआ करती है, इसका मतलब यहाँ मैग्नीट्यूड हो गया 3, यहाँ मैग्नीट्यूड हो गया 3, और किसी ने आपको पूछा व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ -3 के कैप, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ -3 के कैप, तो इसका जवाब क्या देंगे, इस सवाल का जवाब क्या देंगे, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ -3 के कैप। ठीक है, के कैप देंगे क्या, नहीं स्टूडेंट्स, क्योंकि मैग्नीट्यूड 3 है, तो इसको ही आप लिख सकते हो 3 इंटू माइनस के कैप, 3 इंटू माइनस के कैप, तो आपका जवाब हो जाएगा माइनस के कैप, माइनस के कैप, या तो आप जवाब में ऐसा भी बोल सकते हो जेड एक्सिस का निगेटिव पार्ट, जेड निगेटिव एक्सिस ही उसकी डायरेक्शन है, माइनस के कैप मतलब ही जेड निगेटिव एक्सिस, जेड एक्सिस का निगेटिव पार्ट ही उसकी डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये हो गए बेसिक्स अबाउट डायरेक्शन कैसे दी जाती है।
और इसलिए यहाँ एन कैप क्यू आया, डायरेक्शन देने के लिए एन कैप आया, उसका मैग्नीट्यूड 1 ही होता है। ठीक, अच्छा चलो हम आईजे के पे आ गए थे पढ़ने में स्टूडेंट्स। सो प्लीज गिव शॉर्टली डिफरेंस बिटवीन वेक्टर वेक्टर एक minute, I'm not able to see that comment. Let me see it on the computer. So please give shortly difference between vector, magnitude of vector and cap. Yes, वो अगले पेज पे आएगा. That will come on the next page. So can we take unit vectors along any axis? Yes, any axis we can take. Not just axis, any vector के direction में आप unit vector ले सकते हो. जेड एक्सिस भी करेक्ट होगा ना? नहीं, सिर्फ जेड एक्सिस बोलेंगे नहीं, डायरेक्शन पूछिए तो, क्योंकि जेड एक्सिस को दोनों डायरेक्शन होती है। वो पिछले सवाल में, इस सवाल में अगर किसी ने सिर्फ जेड एक्सिस बोला तो जवाब परफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जेड एक्सिस को तो दोनों डायरेक्शन होगी, हर एक्सिस को पॉजिटिव भी डायरेक्शन होती है, निगेटिव भी डायरेक्शन होती है। मैंने सवाल में डायरेक्शन पूछा तो प्रिसाइजली बताना पड़ेगा कि जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है कि निगेटिव डायरेक्शन है। तो ये निगेटिव वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये निगेटिव नहीं बोलेंगे तो परफेक्ट जवाब नहीं होगा। ओके, यूनिट वेक्टर हम किसी के भी अलोंग ले सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, अगर कोई ये पी बार वेक्टर है, अगर कोई ये पी बार वेक्टर है, इसकी लेंथ है 3, तो इसके 3 टुकड़े कर दो, एक 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 लेंथ के टुकड़े कर दो, 1 1 1 लेंथ के टुकड़े। तो ये 1 लेंथ का जो टुकड़ा है वेक्टर, उसको ही मैं बोल दूंगा पी कैप। आ रही बात समझ में? उसी को मैं बोल सकता हूँ पी कैप। समझ रहे हो स्टूडेंट्स? अगर कोई वेक्टर किसी ने बोल दिया कि सर ये मेरे पास है 5 लेंथ का वेक्टर है, 5 लेंथ का वेक्टर है, इसका नाम है टी बार, इसका नाम है टी बार, तो मैं बोलूंगा अच्छा उसके 5 टुकड़े कर दो, 5 टुकड़े कर दो, तो जो एक लेंथ का वेक्टर आएगा उसी डायरेक्शन में, उसको मैं नाम दे सकता हूँ टी कैप। ठीक है, समझ गए? तो किसी भी डायरेक्शन में आप यूनिट वेक्टर ले सकते हो, सिर्फ एक्सिस नहीं, एक्स एक्सिस पे भी ले सकते हैं, वाई एक्सिस भी, जेड एक्सिस भी, या दुनिया के किसी भी डायरेक्शन में आप यूनिट वेक्टर ले सकते हो। ठीक है, यूनिट वेक्टर ले सकते हो। जब भी बार सिंबल आएगा तो वो वेक्टर है, कैप सिंबल आएगा तो वो भी वेक्टर है, लेकिन यूनिट वेक्टर है, मतलब 1 लेंथ का वेक्टर है। बार नोटेशन वाला टी बार पी बार बोला तो उसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है, लेकिन कैप नोटेशन वाला वेक्टर जो होगा उसकी लेंथ हमेशा 1 होगी, एग्जैक्टली 1 होगी, क्योंकि वो यूनिट वेक्टर हुआ करता है। इज इट क्लियर? और अगर ना बार सिंबल दिया ना कैप दिया, सिर्फ ऐसे सिंबल दिया, मतलब वो लेंथ बता रहा है। सिर्फ पी बोला तो लेंथ होता, पी बार मतलब पूरा वेक्टर होता, सिर्फ पी बोला तो उसकी लेंथ होती है। राइट, चलो अब हम आ जाए स्टूडेंट्स इस पे आई कैप जे कैप के कैप पे आ जाए। आई कैप जे कैप के कैप समझने पे आ जाते हैं। ठीक है, आई कैप जे कैप के कैप समझने पे आ जाते हैं। ठीक, चलो अच्छा, अब डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे थे स्टूडेंट्स, तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के हमें समझना पड़ेगा। आई डॉट आई क्या होता है? आई डॉट आई होता है 1, जे डॉट जे भी हो जाएगा 1, के डॉट के भी हो जाएगा 1। किसी का यूनिट वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 1 इंटू कॉस 0 डिग्री आएगा। खुद के बीच में एंगल नहीं होता तो कॉस 0 डिग्री आएगा, तो डॉट प्रोडक्ट का आंसर 1 आ जाता है। लेकिन जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, साइड में देखिए, आई क्रॉस आई करूंगा मैं, और जे क्रॉस जे भी करूंगा, के क्रॉस के भी करूंगा, तो खुद का खुद के साथ वेक्टर प्रोडक्ट 0 बार आएगा, 0 बार आ जाएगा। ठीक है, आंसर वेक्टर होता है इसलिए नल वेक्टर 0 बार लिखना पड़ेगा। टाइप 0 बार लिखना पड़ेगा। अच्छा, आई डॉट जे क्या होता है स्टूडेंट्स? आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट आई या जे डॉट आई, इनके ऑर्डर भी बदल दो तो ये सब लोग 0 हो जाएंगे, ये सब लोग 0 हो जाएंगे, ये सब लोग एग्जैक्टली 0 हो जाएंगे। इनके ऑर्डर भी बदली तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। उसकी अगली पेज पे बात कर लेंगे कम्यूटेटिव एसोसिएटिव क्या हुआ करता है, वो भी हम अगले पेज पे देख लेंगे। और क्रॉस प्रोडक्ट के केस में क्या रिलेशन थे स्टूडेंट्स?
I क्रॉस J सीक्वेंस में, J क्रॉस K और K क्रॉस I J K। तो I J का आंसर K मिलेगा, J K का आंसर I मिलेगा, K I का आंसर J मिलेगा। I J K इसी सीक्वेंस में I क्रॉस J K, J क्रॉस K I, K क्रॉस I J। लेकिन उल्टा कर दिया, I J के बदले J I कर दिया तो उल्टा आंसर माइनस K, K J कर दिया तो आंसर माइनस I, और I K कर दिया तो आंसर माइनस J। ये इस तरीके से ये तीन आंसर चेंज हो जाते हैं। इन्हीं का यूज करके हमने बहुत मेहनत करके, आपको याद होगा, पी बार क्यू बार को रिप्रेजेंट किया था पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप, इसको क्यू एक्स आई कैप प्लस क्यू वाई जे कैप प्लस क्यू जेड के कैप करके रिप्रेजेंट किया था। तब P डॉट Q का आसान सा आंसर आ गया था पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई प्लस पी जेड क्यू जेड। ये आ गया था डॉट प्रोडक्ट का आंसर। ये सब आई डॉट आई जे डॉट जे का इस्तेमाल करके ये आंसर आ गया था। और पी क्रॉस क्यू का थोड़ा खतरनाक आंसर आया था, लेकिन उसको हमने अच्छे नाइस डिटर्मिनेंट नोटेशन में, 3x3 का डिटर्मिनेंट नोटेशन में, पहली रो में आई कैप जे कैप के कैप, दूसरी रो में पी एक्स पी वाई पी जेड, तीसरी रो में क्यू एक्स क्यू वाई क्यू जेड, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया था। और इस तरीके से रिप्रेजेंट करने से ये आसान हो जाता है। ठीक है, इसको एक्सपांड कैसे करते थे वो भी हम अगले पेज पे रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, एक कमेंट कुछ चाहिए। ओके, प्रथमेश, प्रथमेश की कमेंट कहाँ पे है? बहुत टाइम से ही इज आस्किंग फॉर हिज कमेंट। वेयर इज द कमेंट? प्रथमेश, तेरी कमेंट बहुत ऊपर चली गई। हाँ, अब देखिए, सर इफ x and y axis are perpendicular to each other and z axis is downward to earth, then it will be minus z axis। करेक्ट, करेक्ट, दैट्स करेक्ट। तेरा सवाल है, तेरा सवाल ऐसा है कि सर अगर, सर हमने लिया कि x एक्सिस ऐसे लिया, ठीक है ना, x एक्सिस ऐसे लिया और y एक्सिस मैंने उसी प्लेन में इसको परपेंडिकुलर ऐसे बताया, ठीक है, तो ये अपवर्ड वाला z एक्सिस होता है, तो डाउनवर्ड वाला कौन होगा? डाउनवर्ड वाला निगेटिव z होगा, ऊपर वाला पॉजिटिव z होगा, लेफ्ट वाला निगेटिव x होगा, लेफ्ट वाला निगेटिव x होगा, पीछे वाला निगेटिव y होगा, ऊपर वाला पॉजिटिव z होगा और नीचे वाला निगेटिव z होगा। ठीक है, इन्हीं को कई बार हम x पॉजिटिव को ईस्ट डायरेक्शन बोल देते थे, y पॉजिटिव को नॉर्थ डायरेक्शन बोल देते थे, z पॉजिटिव को अप डायरेक्शन। अप के उल्टा डाउन हो जाएगा, ईस्ट के उल्टा वेस्ट हो जाएगा, नॉर्थ के उल्टा साउथ हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर? अप के उल्टा डाउन, नॉर्थ के उल्टा साउथ, ईस्ट के उल्टा वेस्ट। ठीक है, यस। चलो, कमिंग बैक टू लास्ट प्रीवियस पेज। एक्चुअली नेक्स्ट पेज, यस दिस वन। ये वाला सबको क्लियर है स्टूडेंट? दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पेज। You get many questions where you have to use this dot product and cross product। ये इस चैप्टर का बोल सकते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट में से है, क्योंकि फिजिक्स में आगे बहुत सारे फॉर्मूला में वर्क डन, पावर, टॉर्क,
एंगुलर मोमेंटम, हमने कुछ कुछ लीनियर वेलोसिटी, ये सब आपने बहुत से कुछ क्वेश्चंस के थ्रू देखा है कि फिजिक्स में आगे जाके कितने सारे ऐसे फॉर्मूले हैं जिनमें डॉट प्रोडक्ट करना पड़ता है या तो क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ता है। डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ता है। जय जगताप आस्किंग डिफरेंस बिटवीन, तीन बताओ, कौन से तीन, किस तीन के डिफरेंस की बात कर रहे हो जय? किस तीन चीजों में डिफरेंस चाहिए? किस तीन चीजों में डिफरेंस चाहिए? जल्दी 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 बताओ। हाँ आ रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ बताने, ठीक है आ रहा हूँ। इज आस्किंग, ये उसने दूसरी बार सवाल पूछा। ये देखो, ये पी बार कोई वेक्टर है तो मैं उसको लिख सकता हूँ उसका मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। ये चीज यूनिट वेक्टर है तो ये डायरेक्शन बताती है, और ये चीज मैग्नीट्यूड बताती है, ठीक है। ये रिलेशन होता है। तो तीनों में डिफरेंस क्या है देख, डायग्राम के साथ देख। पी बार ये एक वेक्टर होता है, पी बार ये एक वेक्टर होता है, उसकी जो लेंथ होती है उसको बोलते हैं पी। उसकी जो लेंथ होती है उसको बोलते हैं पी। मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ होता है, तो पी जो होती है उस वेक्टर की लेंथ होती है। पी खुद वेक्टर नहीं होता, पी बार वेक्टर होता, पी उसकी लेंथ होती, ठीक है। ये दोनों का डिफरेंस क्लियर है? पी बार एंड पी का डिफरेंस क्लियर है? P bar is a vector, has a magnitude and direction both. P is just a magnitude, means it is simply length. ये क्लियर है? अच्छा, P कैप क्या है? P कैप भी वेक्टर है, P कैप भी वेक्टर है, लेकिन छोटा वेक्टर रहेगा, सिर्फ एक लेंथ का। मान ले इस सवाल में मैंने ऐसे P की लेंथ फॉर एग्जांपल 5 ली, तो इस वेक्टर के 5 टुकड़े पड़ेंगे, 5 टुकड़े पड़ेंगे, एक 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 लेंथ मिलके टोटल 5 लेंथ बनती है। तो जो सिर्फ एक लेंथ का वेक्टर रहता है सेम डायरेक्शन का, उसको बोलते हैं पी कैप, ठीक है, उसको बोलते हैं पी कैप। तो क्या पी कैप को मैग्नीट्यूड होता है कि डायरेक्शन होती है, कि दोनों होता है? पी कैप को मैग्नीट्यूड होती है कि डायरेक्शन होती है, कि दोनों होता है? दोनों होता है, राइट, क्योंकि वो तो वेक्टर है, ठीक है, वो खुद वेक्टर है। वो डायरेक्शन दिखाने का काम कर रहा है और उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, उसकी लेंथ 1 हुआ करती है, उसकी लेंथ 1 हुआ करती है। तो इन अनदर वर्ड्स, p बार इज अ वेक्टर ऑफ लेंथ p, p बार इज अ वेक्टर ऑफ लेंथ या मैग्नीट्यूड p, बट p कैप, p cap is vector of magnitude 1 या length 1, ठीक है। p cap is vector of length 1। p is just a number, p is just a number, length है, p is magnitude, तो वो just एक number है, ओके। दिस इज जस्ट अ नंबर, ये जो मैग्नीट्यूड है ये एक जस्ट नंबर हुआ करता है, जो उसकी लेंथ है वो। क्लियर है बेटा अभी? अंडरस्टूड, चलो फैंटास्टिक, नाइस। अच्छा, तूने अब ये पूछ ही लिया है तो रिवीजन में हम ये भी चीज पे आ जाते हैं कि अगर मैं यहाँ पे पी बार को लिखता था, पी बार को लिखता था पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप स्टूडेंट्स, तो फिर मेरा पी क्या आ जाता था? पी, ये लेंथ की वैल्यू क्या हुआ करती थी? अंडर रूट ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर, ये होगी पी की लेंथ। और मुझे पी कैप चाहिए, तो पी कैप कैसे फाइंड करूंगा? पी कैप हम फाइंड करेंगे, इसी फॉर्मूला से आ जाएगा, पी कैप इज पी बार डिवाइडेड बाय पी, पी बार डिवाइडेड बाय पी। पी बार की फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, पी का भी फॉर्मूला लिखा हुआ है, उन दोनों को डिवाइड करेंगे, मैग्नीट्यूड डिनोमिनेटर में मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, तो हमें यूनिट वेक्टर पी कैप मिल जाएगा, ठीक है, यूनिट वेक्टर पी कैप मिल जाएगा।
All clear, students? This page is all clear, right? I am going back to last page again to show you दिस लास्ट पेज में हमने प्रोडक्ट देखा, दोनों टाइप के प्रोडक्ट्स देखे, आई जे के में कैसे वो प्रोडक्ट लिए जाते हैं, और उसके बेसिस पे फाइनली सुपर फैंटास्टिक फॉर्मूले हमने डिराइव किए। पी डॉट क्यू का फॉर्मूला उसको मैंने बॉक्स करके रखा है, और पी क्रॉस क्यू का भी फॉर्मूला भी हमने बॉक्स करके रखा है। एक्सपांड करते समय याद रखना है आपको, नीचे का डिटरमिनेंट जब एक्सपांड करते तो आई के साथ प्लस साइन लेते, जे के साथ माइनस, के साथ प्लस, माइनस सॉरी प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से हम एक्सपांड करते समय क्रॉस प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट एक्सपांड करते समय साइन लिया करते हैं। फैंटास्टिक। और नेक्स्ट पेज में अभी अभी हमने देखा ये चीज, ठीक है, कि एक वेक्टर होता है तो उसकी कोई लेंथ होती है, और उस लेंथ से डिवाइड कर दो आप तो आपको सिंगल लेंथ का वेक्टर मिलता है जिसको यूनिट वेक्टर कहते हैं, पी कैप। ठीक है, डायग्राम से भी हमने तीनों चीजें देखी कि वेक्टर कैसे दिखाते हैं, उसकी लेंथ कैसे होती है, और उसका यूनिट वेक्टर कैसे होता है। येलो कलर में डायग्राम देखी और व्हाइट कलर में उनके फॉर्मूले देखे, व्हाइट कलर में उनके फॉर्मूले देखे। चलो 100% क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, आपको जरूर इस चैप्टर के फिर अच्छे मार्क्स मिलेंगे। वी कैन होप कि कल आपको इस पे बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे जिनको ये पूरा क्लियर हो रहा है। चलो और क्या स्टडी कर सकते हैं स्टूडेंट्स इसके बारे में, मैंने बोला कम्यूटेटिव वगैरह वगैरह स्टडी भी करना है, वो एक बात। और इस बारे में कुछ चाहिए था हमें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वगैरह स्टडी करेंगे। और एक बात क्या स्टडी करेंगे, हाँ, ये डॉट प्रोडक्ट किसका कौन सा फॉर्मूला होता है वो भी मुझे बताना है। यस, वो भी मुझे बताना है। बेस्ट, वेरी गुड कमेंट। तो वी विल डू इट ऑन द नेक्स्ट। पहले मैं प्रॉपर्टीज बता दूं स्टूडेंट्स, तो जो अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज होती है, ओके, तो लेट अस सी कि एडिशन ऑफ द वेक्टर्स में क्या प्रॉपर्टी है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में प्रॉपर्टी है क्या, और डॉट प्रोडक्ट में क्या है, और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है। ओके, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में होती है, एडिशन में होती है, क्या होती है, p बार प्लस q बार इज सेम एज q बार प्लस p बार, ये इस तरीके से होती है। लेकिन सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी ऐसे नहीं होती स्टूडेंट, सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी ही नहीं होती, सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती। p बार माइनस q बार इज नॉट सेम एज q बार माइनस। डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, p डॉट q इज सेम एज q डॉट p, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं हुआ करती, क्रॉस प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं हुआ करती। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का प्रोडक्ट से कोई संबंध, पहले एडिशन पे आते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहाँ होती है, इस तरीके से। एसोसिएटिव को क्या बोलते हैं कि तीन वेक्टर जब आपको ऐड करने हैं, मान लो तीन वेक्टर जब आपको ऐड करने हैं, p बार प्लस q बार प्लस r बार, या तो मैं इस बार जानबूझ के r आपको रिजल्टेंट से कंफ्यूज हो जाए इसलिए मैं a बार b बार लेता हूं, तो a बार b बार c बार है, तो a बार b बार c बार ऐड करते समय आप पहले दोनों को ऐड करके उसमें तीसरा लो, तो आंसर विल बी सेम एज पहले में ऐड करो दूसरा प्लस तीसरा। ये होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता, डॉट प्रोडक्ट में भी ऐसा नहीं होता, क्रॉस प्रोडक्ट में भी ऐसा नहीं होता। सिर्फ एडिशन के लिए यू हैव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सिर्फ एडिशन के लिए यू हैव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सिर्फ एडिशन के लिए यू आर गोइंग टू हैव द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव को तो अलग से ही स्टडी करते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव में एडिशन सब्ट्रैक्शन सब मिक्सचर हो जाता है। किस तरीके से कि ए बार डॉट प्रोडक्ट विथ बी बार प्लस सी बार करना हो या माइनस सी बार करना हो, तो इसका आंसर आएगा ए बार डॉट बी बार प्लस या माइनस, जो भी सवाल में दिया हो,
ए डॉट सी। ऐसा ही क्रॉस प्रोडक्ट में भी होगा, ए बार क्रॉस, चाहे बी बार प्लस सी बार हो या माइनस सी बार हो, आपको वो आ जाएगा ए बार क्रॉस बी बार प्लस या माइनस ए बार क्रॉस सी बार। ठीक है, ए बार क्रॉस सी बार, इस तरीके से आ जाएगा ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सर इंटीजर टाइप क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखे? अरे वो वो आपको वहां पे इंस्ट्रक्शन रहेगी और दिया जाएगा आपको कि इसका आंसर कैसे लिखना है करके। अगर आपको बोलेंगे कि डेसिमल लिखना है, जनरली चैतन्य अकेडमी के पेपर्स में आपको मोहनलाल सर ने बोला है मैथ्स वालों को, तो मैथ्स वाले को ही, तो आप उसको मैथ्स के लेक्चर में भी डिस्कस कर सकते हैं वापस सर को लिख, क्योंकि मेडिकल वालों से संबंधित नहीं है वो चीज। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, सिर्फ जेई पैटर्न में है रिसेंट वाले में, तो आपको वहां पे बोलेंगे। कभी कभी जेई में कुछ कुछ साल में ऐसा रहा है कि इंटीजर टाइप को सिर्फ इंटीजर आपको टाइप करना होगा, आपको टाइप करना होगा, ऐसा वहां पे बॉक्स आएगा, बॉक्स के अंदर आपको अपने कंप्यूटर पे हो या मोबाइल पे हो कीपैड चालू करके, जैसे आप ABCD 1 2 3 4 टाइप करते हैं, तो किसी सवाल का आंसर 3 है तो आपको सिर्फ वहां पे 3 टाइप करना है, सिर्फ आपको 3 टाइप करना है। लेकिन अगर सवाल में हेडिंग रहा कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक जवाब दो, तो अगर आपका इंटीजर 3 भी आया तो आपको 3.00 टाइप करना है। अगर ऐसी इंस्ट्रक्शन रही तो जैसे इंस्ट्रक्शन ऊपर लिख के आएगी वैसा आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर लिखा है कि 2 डेसिमल्स तक देना है तो 3.00 करके आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर सवाल का जवाब 5/2 आया, ये तो इंटीजर है ही नहीं, तो इसका आंसर 2.5 होता है, तो आपको 2.50 ऐसा करके देना पड़ेगा। ठीक है, जो आंसर आए उसके हिसाब से डेसिमल में लिखना है कि सिर्फ इंटीजर करके लिखना है, ये इंस्ट्रक्शन पे लिखा रहेगा। जनरली 2 डेसिमल का चैतन्य अकेडमी के पेपर्स में अभी तक आया है मैक्सिमम। ठीक है, तो क्योंकि केमिस्ट्री में कई बार आंसर्स इंटीजर नहीं आएंगे आपके, फिजिक्स में भी कभी कभी नहीं आएंगे, जनरली अभी इस पेपर में तो इंटीजर बनाए होंगे, लेकिन अगर कभी कभी नहीं आएंगे तो ऐसा। ठीक है, चलो अप्रॉक्स आया तो राउंड अप करेंगे, ऑब्वियसली अप्रॉक्स आया तो राउंड अप करेंगे। जैसे मान लो √2 आया, किसी चीज का आंसर √2 आया, तो सब लोग जानते हैं √2 का आंसर क्या होता है, 1.414। तो इसको कैसे लिखेंगे 2 डेसिमल में, इसको 2 डेसिमल में कैसे लिखेंगे, 1.41 लिखेंगे कि 42 लिखेंगे? राउंड अप करते हैं तो 1.41 लिखेंगे, क्योंकि अगला नंबर 5 से छोटा है, तो इसको राउंड अप करके 1.41 लिखा जाता है, राइट? तो इस तरीके से चलो ये प्रॉपर्टीज हमने स्टडी की स्टूडेंट्स, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, ये सब क्लियर है? यहाँ पे कोई डाउट नहीं है स्टूडेंट्स? दीज प्रॉपर्टीज आर क्लियर टू एवरीवन? यस। अब अगली पेज पे बताते हैं, यस रिजोल्यूशन, अगली पेज पे बताते हैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, कहा डॉट प्रोडक्ट लेना और कहा क्रॉस प्रोडक्ट लेना। एक तो फॉर्मूला आपको सवाल में ही दिया जाता है, अभी अभी के एग्जाम में अगर सवाल आएगा तो आपको फॉर्मूला क्वेश्चन में ही दिया जाएगा। आगे जाके फिजिक्स में आपको फाइनल एग्जाम में वो फॉर्मूला नहीं देंगे, क्योंकि तब तक आप बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ चुके होंगे। तो अभी के लिए कुछ फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी दे दूं। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। क्यों डॉट प्रोडक्ट होगा यहाँ, क्रॉस प्रोडक्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको याद है कि वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी स्टूडेंट्स, वर्क डन वेक्टर नहीं होता है, वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो आंसर ये क्रॉस प्रोडक्ट से नहीं आ सकता, डॉट प्रोडक्ट से आएगा। वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। और अनदर फॉर्मूला इज पावर का, हियर पी फॉर पावर अगर बोलेंगे, P फॉर पावर, W फॉर वर्क डन, वर्क, तो पावर का फॉर्मूला फोर्स डॉट वेलोसिटी करके आता है। क्रॉस प्रोडक्ट के फेमस फॉर्मूले, क्रॉस प्रोडक्ट का फेमस फॉर्मूला V बार इज इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस आर बार। ठीक है, V बार होती है लीनियर वेलोसिटी, सिर्फ वेलोसिटी बोलो या तो लीनियर वेलोसिटी बोलो। ओमेगा बार होता है एंगुलर वेलोसिटी,
ओमेगा बार होता है एंगुलर वेलोसिटी। ठीक, ऐसा ही एक और फॉर्मूला मेडिकल बुकलेट में दिया है, वैसे उस पर सवाल हम नहीं पूछने वाले, लेकिन अभी ये आया है तो अभी अभी सवाल इस एग्जाम में नहीं आएगा इस पे, बट स्टिल मैं लिख देता हूं आपको। सिमिलर फॉर्मूला इसलिए बुकलेट में साथ में दिया है। अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन और ये होता है लीनियर एक्सेलरेशन। ये दो सिमिलर फॉर्मूले, क्रॉस प्रोडक्ट के एकदम सिमिलर फॉर्मूले। दोनों में क्रॉस आर बार और क्रॉस आर बार आता है। ये आर बार क्या होता है? आर बार एक लेंथ होती है, या उसको पोजीशन वेक्टर भी आप बोल सकते हो। इट इज अ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर की एक छोटी सी मैं साइड में भी एक और वापस थ्योरी रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, इस अभी मुझे फॉर्मूले बताने दीजिए। इसके अलावा क्या हमने क्लास में टॉर्क का फॉर्मूला कभी यूज किया स्टूडेंट्स? टॉर्क का फॉर्मूला यूज, टॉर्क के फॉर्मूला में आर बार पहले आता है, क्रॉस प्रोडक्ट बाद में एफ बार आता है। टॉर्क इज आर बार क्रॉस एफ बार। और एंगुलर मोमेंटम का हमने कल के ही क्लास में फॉर्मूला देखा था, आर बार क्रॉस पी बार। ये पी पावर नहीं है, यहाँ पे पी पावर नहीं है, ना ही फोर्स है ना पावर है, यहाँ पे पी इज लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम इसी का मतलब है m इंटू वी बार, मास इंटू वेलोसिटी, दैट इज लीनियर मोमेंटम। और ये होता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ऊपर के दो फॉर्मूला में आर बार बाद में था, सेकेंड वेक्टर आर बार था, लेकिन इन दो फॉर्मूला में आर बार पहले आता है। इन दो फॉर्मूला में आर बार पहले आता है। ठीक है, अभी से याद रखेंगे तो आगे फिजिक्स में कुछ चैप्टर्स में वापस आपका रिवाइज हो जाएगा। okay? चलो, क्या मैं आपको अभी लगे हाथ कुछ और शब्द बता दूं? आर बार क्रॉस एफ बार शायद मैंने क्लास में बताया भी था हमने, तो ये भी रिवीजन ही है। आर बार क्रॉस एफ बार, इसको बोलेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स। आर बार से जब पहले क्रॉस प्रोडक्ट होता है, पहले आर बार लेके क्रॉस प्रोडक्ट, उसको मोमेंट भी बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो टॉर्क इज मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क इज मोमेंट ऑफ फोर्स। और एंगुलर मोमेंटम इज बोलेंगे मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, वर्ड समझ में आ रहे हैं? टॉर्क की डेफिनेशन को बोलेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क को ही बोलेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स। और एंगुलर मोमेंटम को बोलेंगे मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, आर बार हर जगह पे होता है पोजीशन वेक्टर। आर बार होगा पोजीशन वेक्टर। ठीक है, आर बार होता है पोजीशन वेक्टर, हर जगह पे आर बार इज अ पोजीशन वेक्टर। क्लियर स्टूडेंट्स? नाइस, इंटरेस्टिंग। चाहो तो 9:30 को मैं, आप मुझे ध्यान दीजिए, ये इनकी भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस की इमेज में आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा अपने ग्रुप पे। आपको आज रिवीजन में वो आसान हो जाएगा। जैसे ये पेज है, एक डॉट क्रॉस प्रोडक्ट वाला पेज है ना, ये ऐसे जो हमने बहुत सिस्टमेटिकली लिखे हैं। ये पेज है मान लो ना, आई जस्ट सेंड उसकी इमेज, ये पेज आई जस्ट सेंड इट्स इमेज ऑन द ग्रुप ऑल्सो। चलो, देन इसके आगे स्टूडेंट्स, अच्छा पोजीशन वेक्टर के बारे में कुछ बता देता हूँ, फिर हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पे जाएंगे। पोजीशन वेक्टर, ये या पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर देखो स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ऐसे कुछ आपको दिया। ठीक है, और कहीं पे भी आपका एक पॉइंट रहा P, उसके कोऑर्डिनेट्स है x, y, z।
स्पेस में 3 कोऑर्डिनेट रहेंगे, जैसे 2D में एक्स वाई होता था, तो 3D में एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड रहेगा। ठीक है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड रहेगा। मान लो मैं पॉइंट का नाम ए देता हूँ, ए पॉइंट इज एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। पी के बदले आई जस्ट इरेज एंड गिव द नेम, चेंज द नेम टू ए पॉइंट। पॉइंट ए है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये ओरिजिन ओ है, ओ इज ओरिजिन। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,0,0। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए जो होता है, ये कौन सा वेक्टर होता है स्टूडेंट्स, पता है आपको? ये होता है ओ ए बार। ओ ए बार, क्लास में मैंने शायद पॉइंट का नाम पी लिया था तो ओ पी बार लिखा होगा। तो ये पोजीशन वेक्टर होता है, ओरिजिन से उसको ज्वाइन करने वाले को ओ पोजीशन वेक्टर कहते हैं। कुछ कुछ बुक्स में इसको स्मॉल ए बार करके भी डिनोट करते हैं। कुछ कुछ बुक्स में आपने पढ़ा होगा, स्पेशली जेई वाले बुक्स में इसको स्मॉल ए बार करके भी डिनोट किया गया है। और इसका फॉर्मूला क्या बनता है स्टूडेंट्स, अगर पॉइंट है x कॉमा वाई कॉमा जेड, अगर पॉइंट है आपका x कॉमा वाई कॉमा जेड, तो ये हमने क्लास में लिखा था, दिस विल बी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, कुछ बुक्स में इसको आर बार करके, इसी को जैसे हमने पिछले स्लाइड पे लिखा आर बार करके भी डिनोट करते हैं, या पॉइंट ए लिया तो स्मॉल ए बार करके भी डिनोट करता है। अगर मैं आर बार करके डिनोट करूं तो पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला आपको ऐसे दिखेगा, आर बार इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये हुआ पोजीशन वेक्टर। नेचुरली इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। और इस पे अगर किसी ने पूछा आपको यूनिट वेक्टर, तो हम देखें यूनिट वेक्टर निकालने के लिए किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। मतलब एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप को आप डिवाइड कर देंगे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये पोजीशन वेक्टर के अलोंग का यूनिट वेक्टर। ठीक है, तीन चीजें, पोजीशन वेक्टर, नीचे उसका मैग्नीट्यूड, और नीचे उसके अलोंग का यूनिट वेक्टर, ये तीनों क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, चलो अच्छा, अब आती है डिस्प्लेसमेंट की बात आती है स्टूडेंट्स। कई बार जब जब पोजीशन वेक्टर होता है तो डिस्प्लेसमेंट की भी बात आती है। तो मैं वापस ऐसे आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम दिखाऊं, ओरिजिन ओ दिखाऊं, एक पॉइंट ए दिखाऊं, और कोई और अलग पॉइंट बी दिखाऊं स्टूडेंट्स, तो क्या आप लोगों को समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? ओ ए बार, वी हैव डन दिस समवेयर, ओ ए बार ये वेक्टर और ओ बी बार ये वेक्टर, ये दोनों पोजीशन वेक्टर हो गए। ओ ए बार हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, तो मैं उसको स्मॉल ए बार करके भी कुछ बुक्स डिनोट करते हैं ओ ए बार को, और स्मॉल बी बार करके डिनोट करते हैं कैपिटल ओ बी बार को। दिस आर पोजीशन वेक्टर्स। इन दोनों में क्या संबंध आएगा, इन दोनों में संबंध आएगा अगर मैं ए बी को जोड़ लू स्टूडेंट्स, ए बी को अगर जोड़ लू, ए बी बार, ए बी बार आ गया, तो ए बी बार को कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना, वी हैव डन दिस रिसेंटली। ओ ए बार में ऐड करेंगे ए बी बार तो ट्रायंगल लॉ कंप्लीट होगा स्टूडेंट्स। ओ ए में हेड टू टेल ए बी ज्वाइन किया है, ओ ए के हेड को ए बी का टेल ज्वाइन किया हुआ है, तो ओ ए बार प्लस ए बी बार विल बी इक्वल टू ओ बी बार। ठीक है, देयरफॉर इसको मैं स्मॉल ए बार भी लिख सकता हूं, प्लस ए बी बार इज इक्वल टू, अभी का नोटेशन के हिसाब से स्मॉल बी बार भी लिख सकता हूं इसको। देयरफॉर अगली या साइड में लिख रहा हूं, देयरफॉर ए बी बार इज इक्वल टू स्मॉल बी बार माइनस स्मॉल ए बार आता है। सर ये तो आपने नहीं पढ़ाया था लग रहा है। अरे पढ़ाया था स्टूडेंट्स, नाम अलग बोले थे। क्या नाम बोला था? इसको मैं बोल रहे थे फाइनल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर बोलते थे, फाइनल पोजीशन वाला। और इसको बोलते थे इनिशियल पोजीशन वाला, पहले ए थी तो इसको बोलते थे इनिशियल पोजीशन वेक्टर। और फिर इस ए बी बार को कौन सा वेक्टर बोलते थे? ए बी बार को क्या बोलते थे स्टूडेंट्स?
बताओ ए बी बार को क्या बोलते थे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। परफेक्ट। डिस्प्लेसमेंट, प्लेस चेंज हो गई ए से बी पे, तो इसको बोलते थे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है। कल भूमिका ने पूछा था मुझे मैसेज में कि सर ये पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो वो यहाँ पे इस पेज पे इसकी रिविजन है। ठीक है, मैसेज में पूछा हुआ था, ये इस पेज पे इसकी रिविजन आ गई। स्मॉल ए बार इज ओ ए बार, स्मॉल बी बार इज ओ बी बार। ठीक है, ये भी क्लियर है स्टूडेंट्स, ये भी आपको आज मैं इमेज में भेज दूंगा। दिस ऑल्सो आई अगेन सेंड ऑन द स्लाइड। एनी डाउट्स इन दिस पॉइंट स्टूडेंट्स? यहाँ तक ऑल क्लियर है? पोजीशन वेक्टर इज क्लियर एब्सोल्युटली। चलो ठीक है। मैं पीछे एक बार आता हूँ, पिछले स्लाइड्स पे जाते हैं। किसी से संबंधित कुछ और छूटा है, कुछ और छोटी मोटी बात है, कुछ करनी है तो हम याद करने की कोशिश करेंगे। एनीथिंग एल्स रिलेटेड टू एनी ऑफ दीज थिंग्स? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, प्रॉपर्टीज, किसका डॉट लेना है, कब क्रॉस लेना है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये क्लियर है। ठीक है। कोप्लेनर मतलब एक प्लेन में बेटा। कोप्लेनर पे आपको सवाल अभी नहीं पूछे जाने वाले हैं। कोप्लेनर पे आपको सवाल मैथ्स वालों को, मैथ्स में जब वेक्टर चैप्टर आता है उसमें पूछे जाते हैं, इसलिए कोप्लेनर के कुछ डिटेल्स हमें नहीं देखने। कोप्लेनर मतलब जो समझना है कि सेम प्लेन के अंदर जो भी चीज सेम प्लेन के अंदर होती है उसे कहते हैं कोप्लेनर। ठीक है, सेम प्लेन अंदर की चीज को कहते हैं कोप्लेनर। यस। अब बचता है लॉ ऑफ साइंस, कोसाइन, लैमिस थ्योरम वाला, डायरेक्शन कोसाइंस वाला चीज और रिजोल्यूशन वाली चीज। ठीक है, तो आगे है अगले पेज पे आते हैं। तो लॉ ऑफ कोसाइंस नाम की एक चीज थी स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ कोसाइंस एंड लॉ ऑफ साइंस। ठीक है, पहले मैं सिंपल ज्योमेट्री का याद दिला दूं। लॉ ऑफ साइंस, लॉ ऑफ कोसाइंस क्या होता है? तो अगर यू हैव अ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए के अपोजिट को साइड को स्मॉल ए बोला, बी के अपोजिट स्मॉल बी बोला, सी के अपोजिट के साइड को स्मॉल सी लेंथ बोला, मान लो है ना, जस्ट लेंथ ए बी सी बोल दिया मैंने। यहाँ पे साइड्स है, पॉइंट्स है कैपिटल ए बी सी और साइड है स्मॉल ए बी सी। तो अगर आपको कॉस निकालना है किसी एंगल का, मान लो कॉस थीटा निकालना है, थीटा को ही मैं एंगल ए बोल सकता हूँ ना, कॉस ए। कॉस ए मतलब कॉस थीटा निकालना है, राइट। कॉस थीटा यहाँ पे मैंने एंगल ए लिया, तो कॉस ए कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स पता है? आजू बाजू की साइड का स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ये होता है कॉस रूल, लॉ ऑफ कोसाइंस। और साइन रूल क्या बोलता है? ये होता है कॉस रूल। आपको मैंने कुछ अलग नोटेशन से लिखवाया होगा, नोटेशन पे कभी टेंशन नहीं लेना है, नोटेशन हर बुक में आपको अलग लेना। और यहाँ पे साइन रूल क्या होता है? साइड ए की लेंथ, साइड बी की लेंथ, साइड सी की लेंथ, इनको उसके अपोजिट के जो एंगल्स है उनके साइन से डिवाइड करते हैं। साइन ए, साइन बी, साइन सी से आपको डिवाइड करना है। साइन ए, साइन बी, साइन सी से आपको डिवाइड करना है। इसका फायदा हमने कहा किया था? इसका फायदा हमने लिया था एडिशन ऑफ वेक्टर्स में। एडिशन ऑफ वेक्टर्स में, एडिशन ऑफ वेक्टर्स में ये क्यू बार को मैं ट्रायंगल लॉ से भी लिख सकता हूँ और पैरेललोग्राम लॉ से भी लिख सकता हूँ। अपना रिजल्टेंट को हम आर बार कहते थे, टोटल एंगल को हम कहते थे अल्फा, सॉरी टोटल एंगल को थीटा हमने डिनोट किया था, ये छोटे एंगल को अल्फा और दूसरे साइड के एंगल को हमने बीटा करके डिनोट किया था। तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी? P divided by something is equal to Q divided by something is equal to R divided by something। ये something में क्या आएगा? P के नीचे आएगा बाकी दोनों के बीच में का एंगल, दैट इज Q एंड R के बीच में का एंगल, तो ये भी एंगल बीटा होगा स्टूडेंट्स, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन बीटा। Q के नीचे आएगा P एंड R के बीच में का एंगल, दैट इज साइन अल्फा, और R के बीच में आएगा P और Q के बीच में का एंगल, दैट इज साइन थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन P बार एंड Q बार, अल्फा इज एंगल बिटवीन R बार एंड P बार।
बीटा इज एंगल बिटवीन आर बार एंड क्यू बार। तो जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऊपर आता है उसके नीचे उसके अपोजिट वाले वेक्टर का, बाकी दोनों वेक्टर्स के बीच में का एंगल का साइन आता है। दिस वाज द एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल फॉर रिजल्टेंट। एंड लैमीज थ्योरम में क्या था? लैमीज थ्योरम में इक्विलिब्रियम हुआ करता था। लैमीज थ्योरम में इक्विलिब्रियम हुआ करता था। इक्विलिब्रियम मतलब टोटल जीरो हुआ करता था। टोटल जीरो मतलब मान लो ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार जीरो बार है। इसको भी मैं ट्रायंगल के हिसाब से लिख सकता था, ए बार ऐसे बी बार और ऐसे सी बार। ठीक है, ए बार बी बार सी बार, इस डायरेक्शन में एरोज लिए तो ट्रायंगल फॉर्म में लिखेंगे, या तो फिर इनको ऐसे टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे तो ए बार बी बार सी बार ऐसे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी एंगल ध्यान से देखना है। ए के अपोजिट का एंगल को मैं अगर अल्फा बोलूं, बी के अपोजिट को मैं बीटा बोलूं, सी के अपोजिट को मैं गामा बोलूं, तो लैमीज थ्योरम था ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन साइन गामा। ये था लैमीज थ्योरम। ये था लैमीज थ्योरम। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, अल्फा के बदले बीटा, बीटा के बदले गामा, थीटा, नाम बदलना है, नाम से डरना नहीं है। सवाल में अगर नाम बदले रहे एंगल्स के तो आई रिपीट उससे आपको डरना नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऊपर है डिवाइडेड बाय में साइन ऑफ कौन सा एंगल आएगा? बाकी दोनों वेक्टर के बीच में का, मतलब ही अपोजिट वाला एंगल आएगा। लैमीज थ्योरम इज एप्लीकेबल जब तीन फोर्सेस या कोई भी तीन वेक्टर्स इक्विलिब्रियम में होते हैं और वो कोप्लेनर होते हैं। ओके, ये तीनों वेक्टर्स लैमीज थ्योरम में जरूरी है कि वो कोप्लेनर वेक्टर्स हो। तीनों वेक्टर्स ये सेम प्लेन में होंगे। यहाँ ट्रायंगल बनेगा अभी तो सेम प्लेन में होंगे। ओके, ये कोई अलग अलग प्लेन में नहीं है स्टूडेंट्स, ये तीनों सेम प्लेन के अंदर है। दिस वाज लैमीज थ्योरम। चलो, फिर एक कॉन्सेप्ट किया था हमने डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस और उसी पर से रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कर लिया था। डायरेक्शन कोसाइंस हमने बताते समय इस बार अल्फा बीटा गामा किन चीजों का नाम था? इस बार अल्फा बीटा गामा था एंगल ऑफ वन वेक्टर, एंगल ऑफ वन वेक्टर, एंगल ऑफ वन वेक्टर पी बार विथ रिस्पेक्टिवली एक्स एक्सिस मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, एंड जेड एक्सिस मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। तो जब हम पी बार को लिखेंगे पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप स्टूडेंट्स, तो पी एक्स हो जाता है पी कॉस अल्फा, पी वाई हो जाता है पी कॉस बीटा और पी जेड हो जाता है पी कॉस गामा। इन्हीं वैल्यूज को कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इन्हीं वैल्यूज को, इन्हीं तीन वैल्यूज को, तीनों को साथ में मिला के बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। क्योंकि वो कॉस है तो वो होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। इसमें रिलेशन अभी मैं पूरा प्रूफ नहीं करता हूँ, क्लास में हमने किया है यूनिट वेक्टर निकाल के सब। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 आ जाता है इसमें संबंध। ओके, इसके हमने सवाल भी किए थे क्लास में, साइन स्क्वायर में भी रिलेशन निकाला था, वगैरह वगैरह, ये सब हमने क्लास में किया था। मेन रिलेशन है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। दिस इज द रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस। ये हो गया स्पेस के अंदर जब 3D होता है। जब 2D होता है, सिर्फ प्लेन होता है स्टूडेंट्स, तो प्लेन में जेड एक्सिस लेंगे ही नहीं, जेड एक्सिस लेंगे ही नहीं, तो सिर्फ पी बार को लिखेंगे पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप। तो आपकी दो ही टर्म आएगी स्टूडेंट्स इस बार दो ही टर्म आएगी पी एक्स और पी वाई वाली। ये होगा पी कॉस अल्फा, ये होगा पी कॉस बीटा। और हमने बताया था कि इस केस में अल्फा प्लस बीटा हो जाता है 90 डिग्री, क्योंकि एक प्लेन के अंदर अगर आपका ऐसा वेक्टर है तो ये एंगल अल्फा होगा तो बाजू का ही एंगल बीटा होगा, तो अल्फा बीटा मिला के टोटल 90 डिग्री बनता है। इसीलिए कॉस बीटा की ही वैल्यू साइन अल्फा बन जाती है, कॉस बीटा ही बन जाता है साइन अल्फा। ठीक है, तो एक चीज है पी कॉस अल्फा, एक चीज है
पी साइन अल्फा, इसको बोलेंगे एक्स कंपोनेंट और पी साइन अल्फा को बोलेंगे वाई कंपोनेंट। और इसी का यूज करके हम क्या करते थे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इसी तरीके से किया करते थे स्टूडेंट्स। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में क्या करते थे, एक्स एक्सिस के साथ एंगल लेंगे अल्फा, तो पी कॉस अल्फा कर देते थे और पी साइन अल्फा कर देते। जैसे कि ये पी है, ये एंगल अल्फा है, तो ये बाजू का कंपोनेंट हो जाएगा पी कॉस अल्फा और वाई वाला कंपोनेंट हो जाएगा पी साइन अल्फा। याद आ रहा है स्टूडेंट्स, यही होता था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में एक्स एक्सिस के साइड का कंपोनेंट कॉस अल्फा और वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट साइन अल्फा करके रिजोल्व करते थे। नेचुरली पी कॉस अल्फा जो था वो आई कैप के डायरेक्शन में हो जाएगा, पी कॉस अल्फा आई कैप के साथ है, और पी साइन अल्फा मतलब भी कॉस बीटा जो है वो जे कैप के साथ आएगा। ठीक है, इसको हमें लिखा करता था पी बार इज इक्वल टू पी कॉस अल्फा आई कैप प्लस पी साइन अल्फा, कॉस बीटा को ही लिखा था साइन अल्फा जे कैप। क्लियर स्टूडेंट्स, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइंस, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स एंड डायरेक्शन कोसाइंस, इट्स ओके। यस स्टूडेंट्स, चलो ये आखिरी आखिरी में रिसेंटली किया हुआ था कुछ लेक्चर्स पहले ही। चलो वन ऑफ द लास्ट थिंग्स व्हिच वी डिड इज प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन ऑफ पी बार अलोंग क्यू बार। एक स्केलर आंसर देते थे और एक बार हमें वेक्टर प्रोजेक्शन बोलता था, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ पी बार अलोंग क्यू बार। ठीक है, डायग्राम आपको याद होगी, अलोंग क्यू बार करते थे तो क्यू बार के सपोर्ट से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में से हम लाइट रेस छोड़ते थे और शैडो की लेंथ गिनते थे। ठीक है, आई ऑल्सो सेड कि प्रोजेक्शन वर्ड को ही कभी कभी कंपोनेंट वर्ड यूज किया जाता है। प्रोजेक्शन वर्ड और कंपोनेंट वर्ड सिनोनिम्स करके भी यूज किए जाते हैं। फॉर्मूला क्या था, पहला फॉर्मूला था पी कॉस थीटा, मतलब भी पी बार डॉट क्यू कैप। दूसरे फॉर्मूला में लेंथ थी कॉस थीटा और डायरेक्शन उसको क्यू की मिलती थी साथ में, तो ये फॉर्मूला बन जाता था पी बार डॉट क्यू कैप, पी बार डॉट क्यू कैप मल्टीप्लाइड बाय क्यू कैप, मल्टीप्लाइड बाय क्यू कैप। चलो, इसी को हम फिर अलग अलग फॉर्मूला में कन्वर्ट भी कर सकते थे, जैसे कि क्यू कैप का यूज करेंगे, क्यू कैप को क्यू बार डिवाइडेड बाय क्यू लिख के इसी फॉर्मूला के अलग अलग रूप हम लिखते थे। इन्हीं फॉर्मूला को अलग अलग वेरिएंट रूप में हम लिख सकते थे और जैसी जरूरत पड़े ऑप्शन में से सिलेक्ट कर सकते हैं, फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, आंसर भी निकाल सकते हैं। परफेक्ट स्टूडेंट्स, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। ठीक है, चलो तो ऑफिशियली हमारी रिवीजन खत्म हुई। यस, चलो कुछ लोग बोल रहे हैं सर रिजोल्यूशन एक बार वापस बता दो। ठीक है बेटा, 2 मिनट में एक बार वापस पिछले पेज पे आते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स वापस देखते हैं। ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स वापस चाहिए तो मैं एक बार और नए पेज पे कर देता हूँ। जैसे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स करना होता था, कभी भी आपको ध्यान से देखना, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स आपको करना होता था तो आप क्या करते थे, कोई भी एक वेक्टर मान लो ऐसा दिया है, ठीक है, ये P दिया हुआ है, तो ये एंगल मान लो अल्फा है, तो इसका x कंपोनेंट आपका P cos अल्फा हो जाएगा और y कंपोनेंट आपका P sin अल्फा हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट, वेरी सिंपल, इतना ही हुआ करता। अच्छा, अगर कभी कभी आपको अलग ही कोई क्वाड्रेंट में रहा, मान लो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको दे दिया कोई अलग वेक्टर, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई अलग ही वेक्टर दे दिया, मान लो ए बार वेक्टर है, ठीक है, इसका एंगल विथ एक्स एक्सिस देखिए, इस एंगल को अगर मैं थीटा बोलूंगा, इस एंगल को मैं थीटा बोलूंगा, ठीक है, तो ए बार को मैं क्या लिखते थे, आपको कल याद होगा हमने ऐसे कैसे क्वेश्चन किए, तो ए कॉस थीटा लेंगे आई कैप डायरेक्शन में, और इस बार ए साइन थीटा लेंगे, निगेटिव जेड में आ रहा है तो माइनस जे कैप लेंगे। ठीक है, ब्लू कलर में जो रिजोल्यूशन आया था, वो ब्लू कलर में जो रिजोल्यूशन आया था वो पॉजिटिव था स्टूडेंट्स, सब कुछ पॉजिटिव था उसमें, P cos अल्फा था इन पॉजिटिव आई कैप और P sin अल्फा था इन पॉजिटिव जे कैप। लेकिन बिकॉज ग्रीन वेक्टर फोर्थ क्वाड्रेंट में है
तो उसका आई कैप पॉजिटिव लेकिन जे कैप वाला निगेटिव जे कैप में आया था। ठीक है, ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये होता है रिजोल्यूशन। बस आपको ध्यान रखना है कॉस वाला कौन सा एंगल होता है, जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल होता है वो उसका आपको कॉस लेना पड़ता है, एक्स एक्सिस वाला एंगल लेना पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हुआ रिपीट रिजोल्यूशन का। ठीक है, और एक डाउट आया हुआ है, आई टॉक अबाउट दैट डाउट। सो व्हाट इज हाउ टू अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर how to understand that in a particular question Lami's theorem is applicable. How to understand in a particular question Lami's theorem is applicable. ये इक्विलिब्रियम वर्ड पर से स्टूडेंट्स आपको दिया जाएगा, ये शब्द दिया जाएगा कि तीनों फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, थ्री फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, और कोप्लेनर फोर्सेस रहेंगे। तीन फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है ऐसा बोलेंगे, या तो तीनों की एडिशन 0 बार है ऐसा बोलेंगे, ये दिया रहेगा। ये जो चीज है दिस विल बी गिवन टू यू, ये जब भी गिवन रहेगा तब आप समझ सकते हो कि लैमिस थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हैं। जब जब ऐसा गिवन रहेगा तो ही आप लैमिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। चलो यस, तन्वी का जवाब क्वेश्चन का जवाब ऑलरेडी समवन हैज गिवन। तो वो है आइडियल टाइम। स्टूडेंट्स नीट में आइडियल टाइम आपको 1 मिनट होता है, और नीट में आपको आइडियल टाइम 1 मिनट रहने वाला है, और 1 मिनट पर क्वेश्चन रहने वाला है, और जेडब्ल्यू में आपको 2 मिनट से ज्यादा रहने वाले ना, 25 क्वेश्चन को 60 मिनट्स रहने वाले हैं। तो ये 60 डिवाइडेड बाय 25 करेंगे तो 2.4 मिनट्स आ रहा है। तो दिस एग्जैक्टली इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 2 मिनट 24 सेकेंड्स। ठीक है, ये टाइम आपका है। ओके, लेकिन एज फार एज फिजिक्स की बात है, फिजिक्स में अगर कोई लंबे न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहे तो नीट वाले स्टूडेंट्स का मेडिकल में, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में टाइम बचता है, आसान सवाल होते हैं। तो हो सकता है फिजिक्स के आसान सवाल को आप 1 मिनट के अंदर कर दो, इजी क्वेश्चन को आप लेस देन 1 मिनट कर दो, बट एवरेज लेवल के क्वेश्चन को आपको हो सकता है 1 से 1.5 मिनट तक का, 1 से 1.5 या 2 मिनट तक का समय लग सकता है। और वेरी टफ कोई क्वेश्चन होंगे तो ही आप उसको 2 से ज्यादा मिनट दे सकते हो। ऐसे क्वेश्चन को आखिरी में सॉल्व करना, टाइम बचेगा तो। ऐसे क्वेश्चन को एकदम आखिरी में सॉल्व करना अगर टाइम बचेगा तो। शुरू में आपको 1-1.5 मिनट से ज्यादा टाइम एक क्वेश्चन को नहीं देना स्टूडेंट्स। ऑलराइट, वैसे ही आप जेई में कर लीजिए, इजी क्वेश्चन रहेगा आपको तो लेस देन 2 मिनट में कर लेना, 1 या 2 मिनट के, हो सकता है 1 मिनट में ही। एवरेज क्वेश्चन रहा तो 2 से 3 मिनट तक का समय देना, और वेरी टफ क्वेश्चन रहा तब ही 3 से 4 या 5 मिनट तक आप समय दे सकते हो। वेरी टफ क्वेश्चन रहा तो ही आप इसको 3 से ज्यादा मिनट दोगे आखिरी में। ओके, या उसको बोलेंगे सुपर फाइट विद द क्वेश्चन एट द एंड। सब आसान आसान मार्क्स जमा कर लिए, मैक्सिमम स्कोर कर लिया, उसके बाद ही उस क्वेश्चन को करें। ऑलराइट, शुरू में नहीं फाइट करना। चलो, good luck students, all the very best. See you with your result on Monday, and lot of new learnings, learning from the mistakes, good experience we will share on Monday, Tuesday next week. All the best students, bye.